हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, अपना जो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनकी परासंरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांगों की परासंरचना। कोशिकाएं अपन ने बताया था दो भागों में डिवाइड किया गया है कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिकांगों की संरचना के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। और आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक कोशिकांगों की परासंरचना, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में अपन कई सारे जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों के बारे में एक एक कोशिकांग की अल्ट्रा स्ट्रक्चर परासंरचना का अध्ययन करेंगे। तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पहला जो कोशिकांग है वो है कोशिका भित्ति की परासंरचना। कोशिका भित्ति की परासंरचना जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल, कोशिका भित्ति की परासंरचना, की कोशिका भित्ति की परासंरचना का अध्ययन करने के लिए इसकी अपन एक अनुप्रस्थ काट का डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि इसकी अनुप्रस्थ काट के रूप में इसकी तीनों जो लेयर होती हैं कोशिका भित्ति की संरचना को समझने के लिए इसकी संरचना को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेल वेल, मिडिल लेमिला, सेकेंडरी सेल वेल और थर्ड लेयर। तो इस आधार पर कोशिका भित्ति की परासंरचना को समझने के लिए इसकी जो अनुप्रस्थ काट का अध्ययन अपन करें तो मुख्य रूप से इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेल वेल, मिडिल लेमिला, सेकेंडरी सेल वेल और थर्ड लेयर। तो इस आधार पर कोशिका भित्ति की संरचना का अपन अध्ययन इसमें करेंगे। कोशिका भित्ति होती क्या है? देखो, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं में कोशिका के दोनों चारों ओर, पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर दो लेयर्ड पाई जाती हैं, दो परतीय संरचनाएं होती हैं, जिसमें बाहरी जो परत होती है, बाहरी निर्जीव परत, ये तो कहलाती है सेल वेल। सेल वेल, बाहरी निर्जीव परत जो होती है ये तो कहलाती है सेल वेल, और आंतरिक जो परत होती है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये दो परतें होती हैं जो कोशिकाओं को बाहरी आवरण के रूप में उनको कवर्ड करने का कार्य करती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पर कोशिका भित्ति की जो खोज है, सेल वेल की जो खोज है वो 1965 में की गई थी। पादपों में कोशिका भित्ति की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा 1965 में की गई थी। 1965 में
1965 ईस्वी में। और कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। तो कोशिका व्यक्ति पादपों में बाहर की ओर पाई जाने वाली एक निर्जीव परत होती है, जो और कोशिका व्यक्ति जो है पादपों में कोशिका के बाहरी और एक निर्जीव परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक निर्जीव परत होती है जो पादपों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण होता है, और इस कोशिका भित्ति के आधार पर ही अपन मूल रूप से पादप कोशिकाओं और एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को अपन मुख्य रूप से बाहरी तौर से डिवाइड करने के लिए इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो सेल वॉल का होता है, कोशिका भित्ति का होता है। क्योंकि जंतुओं में दो कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर एक निर्जीव परत होती है, वो कहलाती है सेल वॉल। और इस कोशिका भित्ति के आधार पर ही पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं का मूल अंतर अपन बाहरी तौर से कर सकते हैं। वैसे तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कई सारे अंतर हैं, पर मुख्य रूप से बाहरी तौर से जब अंतर देखें तो प्लांट और एनिमल जो सेल्स का अपन डिफरेंस करेंगे वो सेल वॉल के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार। कि कोशिका भित्ति प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में अलग अलग, पादपों में सेल वॉल होती है, जबकि जंतुओं में दोनों ही जो दोहरी जो ये दो आवरण हुए वो दोनों ही आवरण कोशिका झिल्ली कहलाते, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति और अंदर का जो आवरण है कोशिका झिल्ली। अब इसमें पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है, तरुण पादपों में या हरे पादपों में, हरे पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। वैसे इसमें कई सारे और हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये और भी कई सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, पर मुख्य रूप से इसमें सेल्यूलोज की हरे पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। वैसे इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, और वो तंतु जुड़ के इसको मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो पादप को एक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करती है, जिससे पादप अपना एक सीधा खड़ा रह सके। तने में जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर आवरण का कार्य करती है, जो पादप को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति एक बाहरी आवरण होता है, और कोशिका भित्ति हरे पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है, और इस कोशिका भित्ति के आधार पर ही अपन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स की बाहरी तौर से जो अंतर करते हैं वो कोशिका भित्ति के आधार पर ही करते हैं। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1965 ईस्वी में की थी। तो अब इसके अपन देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसमें देखो कोशिका भित्ति वैसे जीवाणु में भी पाई जाती है। अपन ने यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु कोशिका का जब स्ट्रक्चर अपन ने अध्ययन किया था तो बताया था कि जीवाणुओं की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? भाई पादपों में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है हरे पादपों में। वैसे इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं
जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं, जबकि जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टोग्लाइकॉन पेप्टो या म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकॉन या म्यूरिन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, जबकि पादपों में, हरे पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस आधार पर अपन ये तो इसकी बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। अब है कोशिका भित्ति की संरचना। अब अपन इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। ये तो बाहरी तौर से ये अपन ने बताया था कोशिका भित्ति की जब अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, परासंरचना देखें, तो कोशिका भित्ति की परासंरचना का अध्ययन करने के लिए इसको अपन मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेल वेल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वेल। दूसरा है द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वेल। तीसरा है तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, और चौथी है मध्य पटलिका। मिडिल लेमिला। तो इस आधार पर जब अपन कोशिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कोशिका की अंतः संरचना का अध्ययन करने के लिए इसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेल वेल, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ये वाली। सेकेंडरी जो दूसरी भित्ति का निर्माण करते हैं। थर्ड लेयर तृतीय कोशिका भित्ति, बाहरी आवरण होता है। और मिडिल लेमिला, इन दोनों कोशिका भित्तियों के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है मिडिल लेमिला। अब अपन एक एक भाग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा भाग किस भाग तत्व से बना होता है और किस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वेल,
यह कोशिका के सबसे यह कोशिका के कोशिका में सबसे पहले निर्मित होती है। यह मध्य पटलिका के दोनों ओर यह मध्य पटलिका के दोनों ओर कोशिका द्रव्य मध्य पटलिका के दोनों ओर कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित महीन व लचीली परत होती है। परंतु कोशिका के परिपक्व होने पर यह धीरे धीरे सूक्ष्म फाइबर लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं। ठीक है, तो कोशिका व्यक्ति की जो प्राइमरी कोशिका व्यक्ति होती है, ये वाली व्यक्ति, ये सबसे पहले निर्मित होती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा महीन स्रावित महीन और पतली लचीली परत होती है। ये सबसे पहले जो परत बनती है कोशिका व्यक्ति की, अपन संरचना का अध्ययन करें तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में सबसे अंदर वाली जो परत है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका व्यक्ति, तो प्राथमिक कोशिका व्यक्ति का निर्माण कोशिका द्रव्य के द्वारा स्रावित एक लचीली परत होती है। स्रावित पदार्थ के द्वारा एक लचीली परत का निर्माण होता है। यह मध्य पटलिका के दोनों ओर, मध्य मिडिल लेवल होती है यह वाली मध्य पटलिका के दोनों ओर कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित परत होती है। और यह कोशिका के परिपक्व होने पर इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं धीरे धीरे वो लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं, जिससे कोशिका झिल्ली जो होती है उसको मजबूती प्रदान होने लगती है। देखो, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका व्यक्ति की परिसंरचना में प्राइमरी सेल वॉल का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था अभी, जो जस्ट पिछला वीडियो था इसमें। और अब कोशिका व्यक्ति का जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड जो पार्ट्स है, द्वितीयक कोशिका व्यक्ति सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। द्वितीयक कोशिका व्यक्ति है, ये
प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर, जैसे ही जो प्राथमिक कोशिका व्यक्ति होती है, प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर कुछ अन्य पदार्थों का जब निक्षेपण हो जाता है, ये जो सेकेंडरी प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर जब कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जमाव हो जाता है, तो उसके द्वारा द्वितीयक कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है कि यह द्वितीयक कोशिका व्यक्ति प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर अन्य रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। कि जब प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर अन्य रासायनिक पदार्थों का निक्षेपण होता है, जमाव होता है, तो जिसके द्वारा सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। इसमें सूक्ष्म जो फाइब्रिल्स होते हैं, सूक्ष्म जो तंतु होते हैं, ये तंतु समांतर रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें सूक्ष्म फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और ये फाइब्रिल्स इस प्रकार से समांतर रूप में व्यवस्थित होकर और इसको मजबूती प्रदान करते हैं, समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो कोशिका की परिपक्व अवस्था में यह स्पष्ट रूप से ये परत है जो मोटी परत वाली होती है। जैसे ही कोशिका अपनी परिपक्व अवस्था में आती है, परिपक्व स्टेज में आती है, तो ये सबसे मोटी परत होती है। कोशिका व्यक्ति की सबसे मोटी परत होती है सेकेंडरी जो लेयर है ये। तो और इसका सेकेंडरी जो लेयर है, सेकेंडरी जो सेल वॉल है, द्वितीय कोशिका व्यक्ति है, उसका प्रमुख कार्य है उसको यांत्रिक बल प्रदान करना। कि कोशिका व्यक्ति कोशिका को एक यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करती है, कोशिका को एक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है, द्वितीय कोशिका व्यक्ति है, ये कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करती है। यह परत मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होती है, S1, S2 और S3। और इस आधार पर यह परत भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों के आधार पर आसानी से पहचानी जा सकती है। यह प्राइमरी सेल वॉल है, यह सेकेंडरी सेल वॉल है। तो प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर जब अन्य रासायनिक पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसके द्वारा द्वितीयक कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है। और द्वितीयक कोशिका व्यक्ति में सूक्ष्म जो फाइब्रिल्स होते हैं, वैसे सूक्ष्म फाइब्रिल्स की बनी होती है, ये निर्जीव तत्व होते हैं जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये समांतर रूप में एडजस्ट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये कोशिका की परिपक्व अवस्था में ये स्पष्ट रूप से मोटी परत होती है, स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। द्वितीय कोशिका व्यक्ति का जो प्रमुख कार्य है वो कोशिका को यांत्रिक बल, मजबूती, दृढ़ता प्रदान करने का होता है, जिससे कोशिका को मजबूती प्रदान हो। और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, S1, S2 और S3। और इनमें अलग अलग रासायनिक पदार्थों का निक्षेपण होता है और इसी आधार पर, इसमें भौतिक और रासायनिक पदार्थों के आधार पर इस परत को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो यह कोशिका व्यक्ति की परासंरचना में 2 भाग हो गए और अब है इसका तीसरा भाग। तृतीयक कोशिका व्यक्ति। थर्ड लेयर जो होती है, ट्राइटियर लेयर, तृतीयक कोशिका व्यक्ति, ये प्राथमिक एवं द्वितीय कोशिका के बाद में निर्मित होती है। तृतीयक
कोशिका व्यक्ति प्रत्येक कोशिका व्यक्ति जाइलोन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तृतीय कोशिका व्यक्ति जो होती है वो जाइलोन नामक पदार्थ की बनी होती है। यह परत प्रत्येक पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह अनावृत बीजी पादपों की कॉनिफर की वाहिनिकाओं में पाई जाती है। यह परिपक्व एवं निष्क्रिय कोशिकाओं एवं अन्य पदार्थों के द्वितीयक व्यक्ति पर जमा होने से बनती हैं। देखो, तृतीयक जो परत होती है, तृतीयक कोशिका जो व्यक्ति है, तृतीयक कोशिका व्यक्ति ये प्राइमरी सेल वेल, ये सेकेंडरी सेल वेल और तृतीयक कोशिका व्यक्ति जो बाहरी परत होती है, कोशिका व्यक्ति की सबसे बाहरी परत, ये जाइलोन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी? जाइलोन नामक जाइलोन नामक एक रासायनिक पदार्थ है। उस जाइलोन नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा तृतीयक कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है। यह परत प्रत्येक पादप कोशिका में नहीं पाई, भाई सभी पादप जो कोशिकाएं होती हैं, ज़्यादातर अपने आवर्तबीजी पादप हैं, आवर्तबीजी पादपों की पादप कोशिका व्यक्ति में यह एब्सेंट होती है। यह केवल अनावर्त बीजी पादपों की कॉनिफर की जो कोशिकाएं वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। कॉनिफर की वाहिनिका में ये पाई जाती है और यह परिपक्व एवं निष्क्रिय कोशिकाओं या अन्य पदार्थों के द्वितीयक व्यक्ति पर जमा होने से बनती है। भाई सेकेंडरी लेयर पर, सेकेंडरी कोशिका व्यक्ति पर जब निष्क्रिय या अन्य पदार्थों के जमा होने से तृतीयक कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है। द्वितीय कोशिका व्यक्ति का प्राथमिक कोशिका व्यक्ति पर रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से बनी और उसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स थे वो समांतर रूप में भी एडजस्ट हुए थे और इसमें जाइलोन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है और इस पर द्वितीयक जो सेकेंडरी सेल वेल है, द्वितीय कोशिका व्यक्ति है, उस द्वितीय कोशिका व्यक्ति पर निष्क्रिय कुछ पदार्थ या निष्क्रिय कोशिकाएं जो होती हैं उनके निक्षेपण से, उनके जमा होने से तृतीयक कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है। और अब एक लास्ट और पॉइंट है मध्य पटली का।
चौथा भाग है इसका मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। देखो मध्य पटलिका दो कोशिका व्यक्तियों के मध्य स्थित होती है, इसलिए मध्य पटलिका दो कोशिका व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करती है। भाई मिडिल लैमेला जो है मध्य पटलिका क्या करती है, मध्य पटलिका दो कोशिका व्यक्तियों के मध्य का ये जो गैप होता है, गैप को मध्य पटलिका बोलते हैं। और ये मध्य पटलिका जो है इन दो कोशिका व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। और यह परत अन्य कोशिकाओं द्वारा ये जो भाग हैं ये अन्य दूसरी कोशिकाएं, भाई आगे इस तरह से तो कोशिकाएं एक दूसरी कोशिका से सटी हुई है, अन्य कोशिकाओं द्वारा प्राथमिक कोशिका व्यक्ति से जुड़ी रहती है। यह परत पैक्टिन नामक पदार्थ की बनी होती है। पैक्टिन नामक पदार्थ की बनी होती है। यह पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा घुलनशील होती है। अतः इसके नष्ट होने पर कोशिका पृथक हो जाती है। देखो मध्य पटलिका ये कोशिका व्यक्ति की संरचना का एक अंतिम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। मिडिल लैमेला जो होती है दो कोशिका व्यक्तियों के मध्य का जो गैप होता है उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। मध्य पटलिका प्राथमिक कोशिका व्यक्ति को अन्य कोशिका व्यक्तियों से जोड़ने का कार्य करती है। और यह परत कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका व्यक्ति से जुड़ी रहती है। भाई किसी न किसी माध्यम से प्राथमिक कोशिका व्यक्ति से जाके, ये प्राथमिक कोशिका व्यक्ति है, इससे जाके जोड़ने का कार्य करती है। यह पैक्टिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अपन सीधा बोलते हैं कि जो कोशिका व्यक्ति होती है वह सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। तो इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन ये दो रासायनिक पदार्थ हैं जिसमें पैक्टिन से तो मध्य पटलिका का निर्माण होता है।
और ये पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा घुलनशील होती है। पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा ये घुल जाती है, जिसके द्वारा ये नष्ट जब हो जाती है तो ये कोशिका से पृथक हो जाती है। जैसे प्लाज्मोलाइसिस अपन पढ़ेंगे, कोशिका जीव द्रव्य संकुचन, उसमें जीव द्रव्य के संकुचन होने से जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा। तो ये कोशिका भित्ति का जो भाग है यह पैक्टिनेज एंजाइम में घुलनशील होता है, और जब यह भाग नष्ट हो जाता है कोशिका मिडिल लेमेला, तो ये कोशिका से पृथक हो जाती है। तो इस आधार पर अपन कोशिका की परासंरचना में 4 बिंदुओं का अपन ने अध्ययन किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड लेयर और मिडिल लेमेला, ये चारों भागों के स्ट्रक्चर से कोशिका भित्ति की संरचना पूर्ण होती है। तो इस आधार पर अपन कोशिका का भित्ति की जो संरचना है उसका पहला सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिकांग हैं उनमें सबसे पहला कोशिकांग था कोशिका भित्ति। भाई ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, और कोशिका भित्ति का अपन बताया, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1965 में की थी, और कोशिका की खोज 1665 में हुई थी, थोड़ा ध्यान रखना है। खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी, और ये कोशिका का सबसे बाहरी कठोर कवच होता है जो कोशिका को मजबूती या दृढ़ता प्रदान करता है। यह एक निर्जीव लेयर होती है जो कोशिका का बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का एक मूलभूत गुण होता है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं को अलग, भाई प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स जो होती हैं उनको डिवाइड करने का मुख्य बाहरी जो लक्षण होता है वो सेल वैल ही है। कोशिका भित्ति, इसके आधार पर ही अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस आधार पर अपन ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस बाहरी तौर से जो करते हैं वो कोशिका भित्ति के आधार पर करते हैं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज और पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। ये तो इसकी थोड़ी सी बाहरी तौर से इंट्रोडक्शन के रूप में। अब अपन ने जब इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब इसकी देखते हैं कोशिका भित्ति की, तो इसको अपन 4 भागों में डिवाइड किया। प्राइमरी सेल वेल, सेकेंडरी सेल वेल, थर्ड और मिडिल लेमेला। इन चारों भागों की संरचना को अपन ने डिटेल से बता दिया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि पादपों में या यूकेरियोटिक सेल्स में कोशिका भित्ति की संरचना को नामांकित चित्र सहित समझाइए। ये इन तीनों कोशिका भित्तियों की, मिडिल लेमेला तो 2 कोशिका भित्तियों के मध्य का एक गैप होता है जो कोशिका प्राथमिक और अन्य कोशिका भित्तियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये इनकी अनुप्रस्थ काट है तीनों भित्तियों की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड सेल वेल्स की, ये टीएस है। तो इस आधार पर अपन इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्गन्स, नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसका अपन फिर आगे अध्ययन कराएंगे।